Hi everyone and welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. In this video lecture, I am going to talk about research process और steps of research. यानी रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च करने का तरीका क्या होता है या फिर उसके स्टेप्स क्या होते हैं। एक पूरा फ्लो चार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रोसेस के बारे में या फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। अगर आप लोगों ने इससे पहले मैं 2 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ रिसर्च मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और उसके बाद पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उनको भी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। तो रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं, तो मेनली रिसर्च के 8 स्टेप्स होते हैं। कहीं पर आपको 9 देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको 10 स्टेप्स देखने को मिलेंगे, बट मेनली रिसर्च के 8 स्टेप्स होते हैं जिनको आज हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स की हेल्प से और इमेजेस की हेल्प से। तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी रिसर्च को करने का फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का क्या मतलब है? देखो, जिस टॉपिक पर भी आपको काम करना है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में स्टक होता है, कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में स्टक होता है जिस पर आपको अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है, तो पहले आप उस क्वेश्चन को देखते हो कि ये क्वेश्चन है और इस पर मुझे रिसर्च करनी है। फिर उस रिसर्च क्वेश्चन के बेस पर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करते हो कि मुझे अब इस प्रॉब्लम पर काम करना है, ठीक है। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि जो ऑनलाइन लर्निंग होती है उससे जो स्कूल एजुकेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आपको जानना है। आपको इस पर स्टडी करनी है कि आजकल सभी लोग ऑनलाइन कोर्सेज परचेस कर रहे हैं, सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का जो स्कूल एजुकेशन है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के बेस पर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्या बनाओगे? आपकी क्या रिसर्च प्रॉब्लम होगी? इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्कूल एजुकेशन। ये हुई आपकी रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम आपकी समझ में अब आ गया होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है। वो पर्टिकुलर एरिया या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या प्रॉब्लम जिस पर आपको अपनी रिसर्च करनी है। अब ये रिसर्च प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं? देखो, इसके लिए आपको सबसे पहली चीज़ होती है कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक पर भी आप काम करने वाले हो, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आप खोजना चाहते हो, उसमें आपको एक तो इंटरेस्ट आपका होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड सेकेंड थिंग इज़ यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। आप अपना 100% तभी दे सकते हो जब आप पूरे इंटरेस्ट के साथ किसी काम को करते हो। तो अगर आपका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, आपने बस यूं ही किसी के कहने पर अगर डिसाइड कर लिया, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे सकते। तो सबसे पहली चीज़ है रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए और उस पर आगे काम कंटिन्यू करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको ज़रूरी थोड़ी बहुत नॉलेज भी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी आप एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्कूल एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि आजकल सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन को प्रीफर कर रहे हैं। या एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि आप लोग आज देख रहे हो कि छोटे बच्चे भी और जो बड़े बच्चे हैं वो भी, सभी लोग सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आजकल। तो जो सोशल मीडिया का यूज़ करना है, यूजेज ऑफ सोशल मीडिया किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस पर, लोगों की एकेडमिक अचीवमेंट पर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप प्रॉब्लम अपनी सेलेक्ट कर सकते हो। जो चीज़ अपने आसपास आप देख रहे हो या आपका इंटरेस्ट एरिया है कि मुझे इसमें काम करना है, उस पर आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को डिसाइड करके और अपना उसको रिसर्च जो क्वेश्चन है उसको डिसाइड करके अपना रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो ये किसी भी स्टेप को, किसी भी रिसर्च को करने का फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, यानी उस टॉपिक को, उस एरिया को डिसाइड करना जिस पर आपको आगे रिसर्च करनी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप ज़्यादा जानना चाहते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड स्टेप, जब आपने अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
नॉलेज गेन करोगे, बिकॉज आपको रिसर्च करनी है। तो जो आपने पर्टिकुलर टॉपिक डिसाइड किया है, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया डिसाइड किया है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का मतलब होता है कि उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उस लिटरेचर को रिव्यू करना। जितनी भी स्टडीज़ पहले हो चुकी हैं, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के इम्पैक्ट पर जितनी भी पहले स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिन लोगों ने भी जो भी बात कही है, जो भी थ्योरीज आई हैं, ठीक है, जितने भी रिसर्च पेपर लिखे गए हैं या फिर जो बुक्स लिखी गई हैं इससे रिलेटेड, उन सबको आप पढ़ोगे। उन सबको आप पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? बिकॉज आपको आगे अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करना है। आगे के स्टेप आप तभी कर सकते हो जब आप उस प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड कर लोगे, क्योंकि किसी भी काम को करने का जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है वो तब डिसाइड होता है जब आप उसके बारे में गहराई से जान लेते हो। और किसी भी चीज़ के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए उस पर हमें स्टडी करनी होती है, उसका अध्ययन करना होता है। तो रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं चीज़ों को जो पहले रिसर्च हो चुकी हैं, उनके बारे में जानते हैं और उसके बाद हम अपने आगे के स्टेप्स लेते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी डिसाइड हो गई, उसके बाद हमने डीपली रिव्यू भी कर लिया लिटरेचर को। अब उसके बाद हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं। सो द थर्ड स्टेप विल बी डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपने क्या प्रॉब्लम ली थी कि इफ़ेक्ट क्या होता है ऑनलाइन लर्निंग का स्कूल एजुकेशन पर, ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब आपका हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस को हम कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और कल्पना। परि का मतलब होता है चारों ओर और कल्पना का मतलब होता है थिंकिंग या सोचना या चिंतन करना। तो अब जब आप अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चारों तरीके से, मतलब हर तरीके से सोचकर एक पॉसिबल सॉल्यूशन देते हो, जैसे प्रॉब्लम थी इफेक्ट या इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन स्कूल एजुकेशन, तो इसका आप सॉल्यूशन क्या दोगे? क्वेश्चन था आपका कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों की स्कूल एजुकेशन पर। तो इसका आप पॉसिबल सॉल्यूशन या टेंटेटिव सॉल्यूशन जो बताओगे उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। क्या बता सकते हो आप? आप ये बता सकते हो कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों की जो एकेडमिक अचीवमेंट है या जो स्कूल में जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है, ये कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आप अपने तरीके से उसका पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम का। तो हाइपोथेसिस यही होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसका आप पॉसिबल सॉल्यूशन देते हो, जो कि टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव मतलब अस्थायी, यानी कि आप इसी चीज़ को, इसी हाइपोथेसिस को सही नहीं मान सकते। आपने दे तो दी हाइपोथेसिस, आपने कह दिया कि ऑनलाइन लर्निंग से स्कूल एजुकेशन बेटर होती है, बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट बेटर होती है, बट ये जब तक प्रूव नहीं होगी ये बात, जब तक ये आपकी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो जाएगी तब तक आप इसको वैलिड नहीं कह सकते इस स्टेटमेंट को। इसीलिए जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको हम टेंटेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। टेंटेटिव स्टेटमेंट या फिर टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। ओके, तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब हुआ? परिकल्पना। आपके रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आप पॉसिबल या टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। क्योंकि देखो, अगर आपने सॉल्यूशन दिया, आपने हाइपोथेसिस लगाई कि ऑनलाइन लर्निंग से स्कूल एजुकेशन बच्चों की बेटर होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि बेटर ही होती है। ऑनलाइन लर्निंग करते वक्त बच्चे गेम में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, रील्स देखना शुरू कर देते हैं, कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑनलाइन लर्निंग से बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाए। तो जब तक आप अपने हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं कर सकते तब तक उसको हम वैलिड नहीं कह सकते, ठीक है। हाइपोथेसिस जब तक प्रूव नहीं होगी वो अस्थायी रहेगी, इसीलिए इसको टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे देखते हैं इसका फोर्थ स्टेप क्या होता है रिसर्च का। हाइपोथेसिस हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपना रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? आपकी पूरी रिसर्च जिस मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचेगी वो होता है रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन एक तरीके से सबसे मेन स्टेप है आपके रिसर्च प्रोसेस का, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन को फॉर्मुलेट करने के बाद ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रिसर्च डिज़ाइन में ही आप डिसाइड करते हो कि आपका टूल क्या होगा, आपका डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, आपको डेटा एनालिसिस कैसे करना है। ये सारी चीज़ें आप रिसर्च डिज़ाइन में ही
डिसाइड कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक रिसर्च आपकी है अगर कि अगर आपको क्लोरोफॉर्म और किसी और कंपाउंड का आपस में रिएक्ट कराना है, उसकी रिएक्शन का क्या असर होगा या क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस पर रिसर्च करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। और दूसरा आपका एक टॉपिक है कि आपको लोगों का जो नज़रिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि मूवीज़ आती हैं, जो नई मूवीज़ आई हैं, जो अभी जो फ़िलहाल केरला फाइल्स, जैसे कि केरल स्टोरीज़ या फिर कश्मीर फाइल्स, इस तरह की जो मूवीज़ आती हैं, रिलीज़ होती हैं, उस पर आपको रिसर्च करनी है कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो क्या आप सेम डिज़ाइन बना सकते हो इस तरह की रिसर्च प्रॉब्लम के लिए? एक तरफ तो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको किसी पर्टिकुलर मूवी से रिलेटेड, ऐसी मूवी जिस पर लोगों की अलग अलग राय है, उस पर आपको रिसर्च करनी है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना है। दूसरी रिसर्च है कि आपको किसी केमिकल कंपाउंड की रिएक्शन को एनालिसिस करना है, उस पर रिसर्च करनी है। तो क्या आप दोनों के लिए सेम मेथड यूज़ कर सकते हो? क्या आप सेम मेथडोलॉजी से इन दोनों रिसर्च को कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपको लैब में जाना पड़ेगा। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करना है तो उसके लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर जो है कंडीशन अलग है। और अगर आपको लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो आपको डायरेक्ट जाकर उनका या तो इंटरव्यू लेना होगा या लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चनेयर के थ्रू उनसे बात करनी होगी, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा, ऑब्जर्व भी करना होगा, उनका इंटरव्यू भी लेना होगा क्वेश्चनेयर के थ्रू या फिर रेटिंग स्केल के थ्रू। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। इसीलिए रिसर्च डिज़ाइन जो होता है वो आपकी प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है। जिस तरह की आपकी प्रॉब्लम होती है उसी तरह का आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है, जिसमें आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे किस तरह के स्टेप्स आगे फॉलो करने हैं, कैसा मेरा डेटा कलेक्शन का मेथड होगा, क्या टेक्निक होगी, वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद आता है हमारा 5th स्टेप, जिसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। आपने अपने रिसर्च डिज़ाइन में सब कुछ डिसाइड कर लिया है। अब क्या करोगे, आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करोगे। ठीक है। अब डेटा कलेक्ट करने के अलग अलग माध्यम होते हैं, टूल्स होते हैं। जैसे कि अगर आपको स्टडी करनी है, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, किसी भी मूवी कोई रिलीज़ होती है और उस पर लोगों का नज़रिया या पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, तो आप इंटरव्यू ले सकते हो उनका। ठीक है। क्वेश्चनेयर बनाकर उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हो बात करते हुए, बिना उन्हें बताए कि किस तरह की चर्चा हो रही है लोगों के बीच। ठीक है। रेटिंग स्केल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो, उसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के थ्रू हमें पता चलता है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें। वो हमारे पास आ गया। अब डेटा कलेक्शन हो चुका है। अब 6th स्टेप होता है डेटा एनालिसिस। जब आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप उस डेटा को एनालिसिस करते हो। और डेटा एनालिसिस के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, एक्सेल यूज़ कर सकते हो, SPSS यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको यूज़ करके आप अपने उस डेटा को एनालिसिस कर सकते हो, डेटा को एनालाइज कर सकते हो, यानी डेटा का विश्लेषण करना। अब जब आप अपने डेटा का विश्लेषण कर लेते हो तो आपको जो फाइंडिंग्स प्राप्त हुई, जो आपको मिला रिजल्ट, उसके बेस पर आपको फिर एक कंक्लूजन देना होता है। तो हमारा 7th स्टेप क्या होगा, फाइंडिंग दी कंक्लूजन। जो आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद उस डेटा को एनालाइज किया, उस डेटा को एनालाइज करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया, उस पर आप कंक्लूजन देते हो कि मेरी रिसर्च का या मेरे डेटा को कलेक्ट करके उसका एनालिसिस किया तो मुझे ये कंक्लूजन मिला, ये रिजल्ट मिला। तो आप एक अपनी रिसर्च पर कंक्लूजन देते हो, कंक्लूड करते हो लास्ट में जब आपको रिजल्ट मिल जाता है। और कंक्लूजन के बाद आपका आता है राइट द रिसर्च रिपोर्ट, जो कि लास्ट स्टेप होता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। रिसर्च रिपोर्ट राइट करने का क्या मतलब है कि जो भी आपने अभी तक सारे स्टेप्स फॉलो किए थे, ठीक है, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया, हाइपोथेसिस बनाया, रिसर्च डिज़ाइन बनाया, डेटा को कलेक्ट किया, एनालिसिस किया, कंक्लूजन देने के बाद आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो कुछ भी आपने किया है रिसर्च वर्क, उसकी आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उसको हम कहते हैं राइट दी रिसर्च रिपोर्ट, जो आपको फिर प्रेजेंट करनी होती है। ओके। और रिसर्च रिपोर्ट को
राइट करना हमारी किसी भी रिसर्च का लास्ट स्टेप होता है। तो ये थे सारे स्टेप्स रिसर्च से रिलेटेड। अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना। कोई भी प्रॉब्लम, आपके इंटरेस्ट एरिया की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिस पर भी आपको स्टडी करनी है, तो उस प्रॉब्लम को डिसाइड करना, उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका आपको आंसर ढूंढना है, जिसका आंसर खोजना है, जिसकी वास्तविकता को जानना है, उसको हम कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड स्टेप होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का क्या मतलब होता है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हो चुकी हैं, जितना काम हो चुका है, उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना, डीपली स्टडी करना अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एक चीज़ को। थर्ड स्टेप होता है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। अब जब आपने उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम एरिया के बारे में, अब उसके बाद आप एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हो अपनी प्रॉब्लम का, उसको स्टडी करने के बाद, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। यानी किसी भी क्वेश्चन का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस बना ली, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होता है फॉर्मिंग ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हम सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा, डेटा एनालिसिस का क्या मेथड होगा, सारी चीज़ें हमारे रिसर्च डिज़ाइन में डिसाइड हो जाती हैं। सैम्पल क्या लेंगे हम, सैम्पलिंग किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें हमारी रिसर्च डिज़ाइन में हो जाती हैं। ये मेन स्टेप हैं 8 स्टेप्स। इसके अलावा और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग आपको डिसाइड करनी होती है, ठीक है, उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आ जाती हैं कि क्या सैम्पल होगा, किस सैम्पल पर आपको डेटा कलेक्ट करना है। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा डेटा कलेक्शन। जो आपने रिसर्च डिज़ाइन किया है उसमें जो भी डिसाइड किया है कि सैम्पल क्या होगा, कितनी पॉपुलेशन पर करना है, उसको डिसाइड करने के बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो, और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद फिर आप उसको एनालिसिस करते हो डेटा का, ठीक है, और उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद आप अपना कंक्लूज़न दे देते हो कि ये मेरा रिज़ल्ट है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। और उस फाइंडिंग्स को आने के बाद, उन फाइंडिंग्स के आने के बाद आप क्या करते हो, राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। देन आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट लिखते हो। तो ये थे हमारे रिसर्च के 8 स्टेप्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे ही स्टेप्स। ये एक छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज इस पर मल्टीपल टाइम्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करा सकूँ, ताकि आपको इसके बारे में पता चल सके कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।